नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका खुली किताब 1-1 में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो 29 अप्रैल 2001 को हुआ था। ये असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम है और जीके के क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत में पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? भारत में पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? तो भारत में पश्चिम में है अरब प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में पेट्रोलियम की खोज प्रथम बार कहाँ हुई? भारत में पेट्रोलियम की खोज प्रथम बार कहाँ हुई? तो भारत में पेट्रोलियम की खोज प्रथम बार हुई थी डिगबोई आसाम के अंदर। कहाँ पर हुई थी? डिगबोई आसाम के अंदर। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आता है, द ब्लाइंड असेसिन पुस्तक के लेखक हैं। द ब्लाइंड असेसिन पुस्तक के लेखक हैं तो कौन है? वो है मार्गरेट एटवुड। कौन है? मार्गरेट एटवुड। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है, ये करंट जीके का क्वेश्चन था 2001 में। उस समय एक क्वेश्चन पूछा गया था, मार्शल लेंडोवस्की जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, यानी 2000 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये कौन थे? तो ये एक टेनिस खिलाड़ी थे, मार्शल लेंडोवस्की, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, यानी 2001 का एग्ज़ाम है तो उस टाइम का एक करंट था, क्वेश्चन था। ये कौन थे? तो ये टेनिस खिलाड़ी थे। इसलिए मैंने ये स्टार बना रखा है क्योंकि खिलाड़ियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको खिलाड़ियों का याद रखना है 2020 या 21 के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आता है, 14वां विश्व पुस्तक मेला फरवरी 2000 में 14वां विश्व पुस्तक मेला फरवरी 2000 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? 14वां विश्व पुस्तक मेला फरवरी 2000 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया था नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुआ था? नई दिल्ली के अंदर। तो विश्व पुस्तक मेला अभी जो करंट हुआ था ये भी नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ था। तो विश्व पुस्तक मेले से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2001 का करंट था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोलता है, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पीपल के वृक्ष की। कौन करते थे? सिंधु घाटी के लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोलता है, किस देश की क्रिकेट टीम ने, ये करंट जीके का क्वेश्चन था 2001 का, तो क्रिकेट टीम से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? किस देश की क्रिकेट टीम ने दिसंबर 2000 में 12 लगातार टेस्ट मैचों में विजय प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया? यानी किस देश की टीम थी जिसने दिसंबर 2000 में, यानी 2000 उस समय क्योंकि पेपर 2001 का है तो उस समय का करंट था, 12 लगातार टेस्ट मैचों में विजय प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, तो वो टीम ऑस्ट्रेलिया थी। यहाँ पर ये क्वेश्चन देने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको समझ में आ जाए कि करंट जीके के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो आपको नवीनतम करंट ही तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 8वां जो उस टाइम के एग्जाम में था, ये भी करंट जीके 2001 का है। नवंबर 2000 में किस देश में विश्व की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया गया? नवंबर 2000 में किस देश में विश्व की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया गया? तो वो था नॉर्वे। कौन सा देश था वो देश था नॉर्वे। नॉर्वे में किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोलता है, अकबर के दरबार में सर्वाधिक सुविख्यात हिंदी कवि कौन था? अकबर के दरबार में सर्वाधिक सुविख्यात हिंदी कवि कौन था? तो अकबर के दरबार में हिंदी कवि कौन थे? वो थे अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध हिंदी कवि अब्दुल रहीम खान खाना थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आती है, चाय उगाई जाती है कहाँ पर उगाई जाती है? अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोलता है, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में किया गया था? अनुच्छेद 356 में आपको बता दूं, अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन लगाने से है। अनुच्छेद 356 यानी 356 आर्टिकल 356 का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में किया गया था? तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले पंजाब राज्य में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? पंजाब राज्य में।
राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड मैं आपको दो बातें बता रहा हूं। राष्ट्रपति शासन न्यूनतम 6 माह के लिए लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन न्यूनतम 6 माह के लिए लगाया जाता है और अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, देशांतर रेखांश के प्रकरण में, देशांतर रेखांश के प्रकरण में अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा साधारणतया अनुसरण करती है। यानी देशांतर रेखांश के मामले में दिनांक रेखा किसका अनुसरण करती है, तो वो करती है 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर, यानी या तो 180 डिग्री पूर्वी या 180 डिग्री पश्चिमी होगी। अब देशांतर रेखा आई है, जो दिनांक रेखा है, भारत से भी एक देशांतर रेखा गुजरती है और जो भारत का मानक समय निर्धारण करती है, तो भारत से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के इलाहाबाद से होकर गुजरती है और भारत का टाइम का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 13 उस समय का असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया। तो उस समय प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 2 पुरस्कार मिले थे, एक तो नोबेल पुरस्कार और दूसरा था भारत रत्न। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जाता है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस चीज के लिए मिला था, तो इन्हें मिला था अर्थशास्त्र में। किसमें मिला था दोस्तों? अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में इन्हें अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था और वो दिया गया था 1998 ईस्वी में। अर्थशास्त्र का नोबेल अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था और भारत रत्न से सम्मानित 1999 में किया गया। भारत रत्न से अमर्त्य सेन को 1999 में सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे बोलता है भूकंप तरंगों के मापन के लिए, भूकंप तरंगों के मापन के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? भूकंप तरंगों के मापन के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा गया था हीराकुंड बांध। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए हीराकुंड बांध कौन से राज्य में है, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड बांध है उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। कौन सी नदी पर बना है? महानदी पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ वो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 29 अप्रैल 2001 का एग्जाम है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने था 16 क्वेश्चन। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ पर है? डिगबोई आसाम के अंदर। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना डिगबोई आसाम के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ये क्वेश्चन है नहीं है से। हमारा क्वेश्चन जो है नहीं है से संबंधित है, नहीं है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो इलाहाबाद गंगा नदी के तट पर है और इलाहाबाद को वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से। हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे पर है, वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे पर है। मथुरा जो है, मथुरा गंगा नदी के किनारे पर नहीं है। मथुरा कौन सी नदी के किनारे पर है? वो है यमुना नदी के किनारे पर, यमुना नदी के किनारे पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे बोलता है संयुक्त राष्ट्र की 6 सरकारी भाषाएं। संयुक्त राष्ट्र की 6 सरकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं? रशियन, चाइनीज, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और जो बची हुई है वो कौन सी है? वो है अरबी। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 सरकारी भाषाएं हैं। पहली रशियन, दूसरी चाइनीज, तीसरी अंग्रेजी, चौथी फ्रेंच, 5वीं स्पेनिश और 6ठी जो है वो है अरबी। हिंदी और उर्दू संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे बोलता है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस संविधान से ग्रहित किए गए हैं, यानी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो हैं वो लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार।
क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने आता है, भारत का कौन सा प्रदेश है जिसका भूक्षेत्रफल भारत का कौन सा प्रदेश है जिसका भूक्षेत्रफल का सबसे बड़ा भाग जंगलों से घिरा है? जिसके भूक्षेत्रफल का सबसे बड़ा भाग जंगलों से घिरा है तो वो है आसाम। आसाम राज्य का भूभाग जो है जंगलों से घिरा हुआ है सबसे ज्यादा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 हमसे बोलता है नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। तो 2000 में भी सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार था और वर्तमान में भी सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार ही है। नवीनतम जनगणना के अनुसार यानी 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भी बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। और मैं वर्तमान में बता रहा हूं, वर्तमान में भारत की साक्षरता दर 77.7% है। भारत की साक्षरता दर 77.7% है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। 96.2% वहां पर साक्षरता है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य है वो है बिहार। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य वर्तमान में भी बिहार ही है और यहाँ की साक्षरता 61.80% है। क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करते हैं, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के रोगी के लिए होता है? डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के रोगी के लिए होता है? तो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है गुर्दा रोग के लिए। गुर्दा रोग के रोगी के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने आता है, कौन सी निम्नलिखित निष्पादित कलाएं संयुक्ता पाणिग्रही से संबंधित है? तो कौन सी कलाएं हैं? वो है नृत्य से संबंधित कलाएं संयुक्ता पाणिग्रही से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने आता है, बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई है। बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई है। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा यानी मनी यानी पैसा, तो वो जो इकाई है वो है टका। बांग्लादेश की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो वो टका के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश की मुद्रा को। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने आता है, साइमन कमीशन ने किस दौरान भारत भ्रमण किया? साइमन कमीशन ने किस दौरान भारत भ्रमण किया? तो साइमन कमीशन असहयोग आंदोलन में भारत नहीं आया था। साइमन कमीशन स्वदेशी आंदोलन में भी भारत नहीं आया और साइमन कमीशन का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से भी नहीं है। साइमन कमीशन का संबंध है नागरिक आज्ञोल्लंघन आंदोलन। कौन सा आंदोलन? नागरिक आज्ञोल्लंघन आंदोलन से संबंधित है साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने आता है, कबूतर एक संकेत चिन्ह है। कबूतर एक संकेत चिन्ह है। किसका संकेत चिन्ह है? शांति का। किसका संकेत चिन्ह है? शांति का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमसे बोलता है, वंदे मातरम गीत उद्धृत है, यानी वंदे मातरम गीत कहां से लिया गया है? तो वंदे मातरम गीत को लिया गया है आनंद मठ से। वंदे मातरम गीत को लिया गया है आनंद मठ से। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 हमसे बोलता है, भारत का राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, संवैधानिक आपातकाल लगा सकता है। ये तीनों ऑप्शन राइट हैं। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो लगाया जाता है अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी वह अनुच्छेद 360 के तहत लगाई जाती है। और संवैधानिक आपातकाल वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? पंजाब में। यह भी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आया था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दीन ए इलाही एक धर्म था, उसकी स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। और दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति बीरबल था। कौन था? बीरबल। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति बीरबल था और दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, उस नेता का नाम
उस नेता का नाम जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, उस नेता का नाम बताइए जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले। क्वेश्चन नंबर 31, 31 क्वेश्चन हमसे बात करता है भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति। तो भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी वॉलीबॉल में होते हैं प्रत्येक पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 हमसे बोलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? खेल शिक्षक को। खेल शिक्षक को मतलब जो खिलाड़ियों को कोचिंग देते हैं, कोच, उनके जो कोच होते हैं खिलाड़ियों के, अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के कोचों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे सामने है। डॉक्टर एम एस सुब्बालक्ष्मी ने अपनी पहचान किस क्षेत्र में बनाई? तो डॉक्टर एम एस सुब्बालक्ष्मी ने अपनी पहचान बनाई थी कंठ संगीत में बनाई है। डॉक्टर एम एस सुब्बालक्ष्मी ने अपनी पहचान किस में बनाई है? संगीत में। क्वेश्चन नंबर 35 पे बात करते हैं। लोकसभा का प्रथम सामान्य चुनाव किस सन में हुआ? लोकसभा का प्रथम सामान्य चुनाव किस सन में हुआ? तो लोकसभा का प्रथम सामान्य चुनाव 1952 में हुआ था, 1952 में। लोकसभा का प्रथम सामान्य चुनाव कब हुआ था? 1952, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे बात करता है लोकसभा सत्र कम से कम होता है वर्ष में कितनी बार? 2 बार। लोकसभा सत्र कम से कम वर्ष में 2 बार होता है, यानी 2 बार तो होना ही चाहिए। ज्यादा कितनी बार भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 बार होना जरूरी है लोकसभा सत्र को वर्ष में 2 बार। क्वेश्चन नंबर 37, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि की औसत वार्षिक दर। अब नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि की औसत वार्षिक दर क्या करती है? कमी की प्रवृत्ति दर्शाती है। यानी जनसंख्या वृद्धि की औसत वार्षिक दर क्या है? कमी की प्रवृत्ति दर्शाती है, यानी भारत की जनसंख्या दर में अब कमी आती दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो कहता है कि हरित क्रांति की सफलता किसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है? हरित क्रांति की सफलता किसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है? तो हरित क्रांति में बीज में अत्यधिक उपजाऊ किस्म, यानी बीज उपजाऊ होनी चाहिए, ये भी सही है। पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था बिल्कुल सही है, पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था होगी तो हरित क्रांति यानी खाद्यान्न उत्पादन ज्यादा होगा। रासायनिक खाद्य एवं कीटनाशक ये भी हरित क्रांति में सफलता में सहयोग करता है, यानी इसमें उपयुक्त सही तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 39 हमसे बात करता है देश में निर्मित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो मार्च 1999 में परीक्षण किया गया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था पिनाका, यानी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो मार्च 1999 में परीक्षण किया गया था उसका नाम था पिनाका। क्वेश्चन नंबर 40 जो साइंस का क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व होता है। ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व होता है 2.2। कितना होता है? 2.2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 पे बात करते हैं। योजना आयोग के नए उपाध्यक्ष 2001 ईस्वी, यानी उस टाइम का एक करंट क्वेश्चन है। योजना आयोग यानी 2001 का करंट है। उस समय नए उपाध्यक्ष जो बनाए गए थे वो केसी पंत थे, लेकिन मैं वर्तमान में आपको बता दूं योजना आयोग अब नहीं है। योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है, उसका नाम अब क्या रखा गया है? नीति आयोग। योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग। और योजना आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर राजीव कुमार। और एक चीज और बता दूं, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमान नरेंद्र जी मोदी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 पे बात करते हैं। करण जी के 2001 का ये भी क्वेश्चन था। 1998 और 1999 यानी 1998 1999 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 1998 और 99 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की
विकास की वार्षिक दर कितनी थी? तो उस समय 5.8% थी। यह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, उस समय का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे बोलता है विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा चीनी है और चीन की मंदारिन भाषा विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है। चीन की मंदारिन भाषा विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है। कंप्यूटर के शब्दावली में रैम का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर के शब्दावली में रैम यानी RAM, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है रैम का मतलब? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 45 पे हम बात करते हैं। RRB NTPC का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमसे बोलता है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर यानी चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, नभ सेना हो, कोई सी भी सेना हो, सभी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। सभी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी किसकी सहायक कंपनी है? तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 47 हमसे बोलता है महात्मा गांधी का जन्म स्थल है। तो महात्मा गांधी का जन्म स्थल पोरबंदर जो गुजरात में है। महात्मा गांधी का जन्म स्थल कौन सा है? पोरबंदर। और पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में, साबरमती के नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे पर है। साबरमती नदी के किनारे पर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 आता है सर्वाधिक लाभकारी सार्वजनिक उपक्रम है। तो सबसे ज्यादा लाभकारी सार्वजनिक उपक्रम वो है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। सबसे ज्यादा लाभ जिस उपक्रम से होता है वो है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम से। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे सामने आता है निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, ये सब स्टॉक एक्सचेंज हैं। तो ये तो सब सेम है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक संस्था है, तो ठीक है, ये सबसे अलग है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 50 जो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक लंबा राजपथ उस समय 2001 का करण जीके का क्वेश्चन था। तो भारत में सर्वाधिक लंबा राजपथ उस समय वाराणसी से कन्याकुमारी था, लेकिन अब बदल चुका है। 2011 यानी 2021 की करंट जीके के अनुसार नेशनल हाईवे नंबर 44 यानी राजपथ नंबर 44, नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजपथ नंबर 44 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। यानी भारत का वर्तमान में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 44 यानी नेशनल हाईवे नंबर 44 सबसे लंबा है। इसकी लंबाई जो है 3745 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे